नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ट्रेनिंग ऑफिसर राहुल पटीदार। मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है टेक टू राहुल में। पिछले हमने वीडियो में कुछ क्वेश्चंस किए थे और उसके बाद मैंने कहा था कि हम जो है अगला जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें बाकी क्वेश्चन कराएंगे। तो ठीक है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। हम इस क्वेश्चन पे थे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच टर्म इज यूज्ड फॉर द अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस बाय अ पर्सन। किसी व्यक्ति द्वारा व्यवसाय शुरू करने के लिए निवेश की गई राशि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी जैसे जानते हैं, असेट किसे कहते हैं। असेट वो वैल्यू रहती है जो आपके पास अचल संपत्ति को कहते हैं। जैसे कि आपके पास जो ज़मीन जायदाद और जो भी आपके पास ऐसी चीज़ें कि जिनको एक जगह से दूसरी जगह ले नहीं जा सकता, उन्हें असेट कहते हैं। और जो कैपिटल होता है, कैपिटल वो होते हैं जिसको कोई व्यक्ति अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसे लगाता है, इनिशियल राशि रहती है, उसे कैपिटल कहते हैं। डेबिट्स वो होते हैं जो कहीं से उधार लिए गए हो, जो आपने किसी से उधार मांगकर किसी बिजनेस को चालू किया है। और जो लायबिलिटीज़ होती है, जैसे कि आपने बैंक से कोई ऋण लिया है, कोई लोन लिया है, तो वो लायबिलिटी कहलाती है। तो इसका आंसर आएगा बी, कैपिटल। अगला क्वेश्चन है, सामान खरीदने और बेचने के रूप में क्या संदर्भित है। आप सब जैसे कि जानते हैं, सामान खरीदने और बेचने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि व्यावसायिक खाता यूज़ किया जाता है। जो नॉर्मल खाता होता है वो अपना जो नॉर्मल खाता होता है जिसमें ट्रांजैक्शन होते हैं। रियल अकाउंट एक अलग तरह का अकाउंट होता है जिसमें जो भी आप लेन देन कर रहे हो उसका रियल टाइम में एंट्री होती है। एक होता है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, नफ़ा और नुकसान खाता, जिसके अंदर कितना आपकी कंपनी को प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसकी जानकारी होती है। लेकिन सामान खरीदने और बेचने के लिए जो स्पेशल खाता यूज़ होता है उसे ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा निष्पादित होने के लिए निर्देश लिखने की प्रक्रिया। यानी कि आपको जब कोई इंस्ट्रक्शन लिखना है, तो हमने जैसे कंप्यूटर में आपने कोपा में एडमिशन लिया है तो सबसे पहले आपको बताया जाता है कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि इंस्ट्रक्शन समूह, निर्देशों के समूह को प्रोग्रामिंग कहा जाता है या प्रोग्राम कहा जाता है। तो इसका आंसर आएगा आपका डी, प्रोग्रामिंग। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, किसी एरे ट्रैकल के एलिमेंट को शॉर्ट करने के लिए एक वैध जेएस कोड कौन सा है। यानी आपको किसी कोड को शॉर्ट करना है। आपके पास 1 से 10 तक कुछ बच्चों के नाम हैं जिसको आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में शॉर्ट करना है। शॉर्ट का मतलब होता है उसको या तो गिनती के क्रम में या फिर ABCD के क्रम में ऊपर से नीचे तक जमाना। तो उसके लिए कौन सा एक वैलिड कोड आएगा। तो इसका जो आंसर रहेगा यह है ट्रेड डॉट शॉर्ट। यानी कि आपको जावा स्क्रिप्ट के अंदर ट्रेड डॉट शॉर्ट करके ही आपको किसी भी एरे को शॉर्ट करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए किस ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे 4 तरह के ब्रैकेट दिए गए हैं, कर्व ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और कॉर्नर ब्रैकेट। तो आप सभी ने देखा है, जैसे भी हम कोई क्लास या आईडी क्रिएट करते हैं या फिर कोई भी एक लूप लगाते हैं तो हम वहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का उपयोग करते हैं। कर्व ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट और कॉर्नर ब्रैकेट का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा आपका सी, कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट में पर्पस मॉड्यूल ऑपरेटर क्या है, या फिर जो मॉड्यूल ऑपरेटर है वो क्या है, ये किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये जो परसेंटेज का आपको ऑपरेटर दिया गया है, इसका काम है रिमाइंडर वैल्यू आपको प्रोवाइड करना। रिमाइंडर वैल्यू का मतलब होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल 10 को आप 6 से डिवाइड कर रहे हो, तो 6 से आप 10 को डिवाइड करोगे, 10 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 4 रिमाइंडर बचता है। तो ये जो आपका मॉड्यूल जो परसेंटेज ऑपरेटर होता है जावा स्क्रिप्ट में, ये आपको एक रिमाइंडर यानी कि शेषफल प्रदान करके देगा। तो इसका आंसर आपको याद रखना है, ये आएगा रिमाइंडर वैल्यू। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक्सेल VBA में कितने न्यूमेरिक डाटा टाइप उपलब्ध है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जो एक्सेल VBA में टोटल 7, वैसे तो एक्चुअली 8 होते हैं, लेकिन 2016 या 2000 बाद में जो 19 में आए हैं उनमें एक्सेल VBA में आपके जो ऑपरेटर है उनकी संख्या 7 कर दी गई है। और आपके अगर सिलेबस में 2000 आपके सिलेबस में एक्सेल का जो है वो 2007 आपको पढ़ाया जाता है कोपा में। तो अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर लिखा आएगा कि एक्सेल VBA 2007 में कितने न्यूमेरिक डाटा टाइप है, तो वहाँ पर उसका आंसर आएगा 8। बट इन्होंने अभी एक्सेल VBA का पूछा है जो कि लेटेस्ट वर्जन का पूछ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आएगा 7। तो आपको इसका आंसर याद रखना है। उसके बाद है, VBA में कीवर्ड का दूसरा नाम क्या है। कीवर्ड का दूसरा नाम, कीवर्ड्स क्या होते हैं जिनका कोई स्पेसिफिक कार्य होता है और ये आपकी VBA के जो OS होता है उसके अंदर ऑलरेडी पहले से डले हुए आते हैं, यानी कि ये पहले से रिजर्व रहते हैं।
तो VBA में कीवर्ड का दूसरा नाम कहलाएगा रिजर्व्ड वर्ड्स, यानी कि जो पहले से रिजर्व्ड है। इसमें कुछ और दिए हैं, लिटरल्स, वेरिएबल, यूज़र डिफाइन, ये सभी आप अपने आप से क्रिएट कर सकते हैं। इनमें कोई प्री स्पेसिफिक या फिर एक्सेल के अंदर VBA के अंदर दिया नहीं जाता है। तो जो रिजर्व वर्ड रहते हैं ये प्रोग्राम की तरफ से आते हैं, इनबिल्ट होते हैं, इसलिए इनको कीवर्ड्स भी कहा जाता है। तो आप इसका आंसर याद रखिएगा, रिजर्व वर्ड्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यूज़र इंटरफेस फॉर्म बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, C, VBA, HTML, जावास्क्रिप्ट। आप इसका एक बार आंसर सोच कर देखिए कि इसका आंसर क्या आएगा। कि जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं या फिर VBA पढ़ते हैं, HTML पढ़ते हैं, तो आपको यूज़र इंटरफेस फॉर्म बनाने के लिए किसका उपयोग स्पेशली किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा आपका VBA, यानी कि विजुअल बेसिक असेंबलर, क्योंकि इसी में जो यूज़र इंटरफेस स्पेशली फॉर्म होते हैं वो इसी में बनाए जाते हैं। HTML की सहायता से भी फॉर्म बनाए जाते हैं, HTML जावास्क्रिप्ट से भी फॉर्म बनाए जाते हैं, लेकिन वो यूज़र इंटरफेस नहीं होते हैं, वो आपके डाटाबेस में कार्य करते हैं। जबकि जो VBA पर जो फॉर्म बनाए जाते हैं, जैसे कि आप एक्सेल यूज़ करते हैं, एक्सेल में आप जो फॉर्म या टेबल या फिर चार्ट्स जो भी आप यूज़ करते हैं वो यूज़र इंटरफेस कहलाते हैं। इसलिए यूज़र इंटरफेस फॉर्म बनाने के लिए VBA का उपयोग किया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा, इस बार आने की संभावना है इसकी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, VBA एक्सेल की ऑब्जेक्ट पदानुक्रम में कहाँ आता है। वेयर डज एक्सेल कम इन ऑब्जेक्ट हायरार्की ऑफ VBA। अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो एक बार इसको जान लीजिए। सबसे पहले ऑप्शन है रेंज ऑब्जेक्ट, वर्कबुक ऑब्जेक्ट, वर्कशीट ऑब्जेक्ट और एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट के बारे में, कि जो एक्सेल जो रहता है, एक्सेल किसे के जो एक्सेल आप चलाते हैं वो एक एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। यानी कि आपको जो दिखाई दे रहा है, आप क्या लिख रहे हो, आप क्या फॉर्म, क्या टेबल, जो भी आप कोडिंग कर रहे हो वो आपको दिख रहा है। और जो दिखने वाली चीज़ें जो यूज़र को सामने दिखती है, उसके जो बैकग्राउंड में कोडिंग हो रही है उसके बारे में हमें पता नहीं रहता है, लेकिन हम जो कोडिंग करके हम जो रिज़ल्ट लाते हैं उसके बारे में हमें दिखाई देता है। तो वो जो आपको जो भी सामने आउटपुट दिखेगा, जो भी आप चला रहे हो, वो एप्लीकेशन लेयर पे काम होता है। इसीलिए जो एक्सेल होता है वो VBA हायरार्की में एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट कहलाता है या फिर उस सीरीज़ में आता है। तो इसके आंसर आएगा D, इसे आप याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच बटन अलाउज अ सिंगल चॉइस विद इन अ लिमिट सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चॉइस। यानी कि कौन सा बटन पारस्परिक अनन्य विकल्प के सीमित सेट के भीतर एक एकल विकल्प की अनुमति देता है। यहाँ पर हम एकल जो विकल्प की बात कर रहे हैं, तो आप सभी ने स्पिन बटन देखा होगा। स्पिन बटन का काम क्या रहता है कि जब आपको जैसे कि कोई फॉर्म भरते हैं, वहाँ पर आपको जेंडर पूछा जाता है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, या फिर आपसे पूछा जाता है कि आपकी उम्र कितनी है, 18 से 20, 20 से 25, यानी कि आप कोई सा भी एक सिंगल चॉइस उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आता है आपका स्पिन बटन के अंदर। ऑप्शन बटन में भी आता है, लेकिन ऑप्शन बटन में आपके पास एक से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस करने के लिए आपको स्वतंत्रता रहती है। यानी कि आपसे अगर पूछा जाए कि आप किसी चीज़ का फॉर्म भर रहे हो और उसमें ऑप्शन दिए हो गए कि आपके पास क्या क्या डिग्री है, तो आप वहाँ पर आप अपना ITI भी चुन सकते हैं। आप अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो वो भी चुन सकते हैं, आपने 12th किया है तो वो भी चुन सकते हैं। यानी कि उसमें एक से ज़्यादा विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन स्पिन बटन में सिर्फ आप एक सिंगल ऑप्शन ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, इसे भी याद रखिएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं, व्हाट इज़ कॉल्ड सेल और परचेस ऑफ आइटम विदाउट फिजिकली विजिटिंग अ शॉप। भौतिक रूप से किसी दुकान पर आए बिना वस्तु की खरीदी या बिक्री को क्या कहते हैं। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, इसमें आपको शॉप पर जाना नहीं पड़ता है, आपको ऑनलाइन मोबाइल या इंटरनेट के माध्यम से आप उसे चीज़ों की बिक्री या ख़रीद करते हैं, तो उसे हम ई-कॉमर्स कहते हैं। तो इसमें आपको आंसर आएगा ई-कॉमर्स। जिसमें ट्रेडिशनल कॉमर्स का मतलब होता है कि आप किसी शॉप पर जाओ, आप फिज़िकली दुकानदार से मिलो, आप वहाँ से सामान खरीदो, तो उसे ट्रेडिशनल कॉमर्स कहते हैं। जो POS होता है ये पॉइंट ऑफ सेल होता है। जैसे कि आप ATM से पैसा निकालने जाते हो तो वो POS कहलाता है। यानी कि आप लेन देन करते समय आप अपना फिज़िकल कार्ड आप ATM मशीन में स्वाइप करते हैं, उसी के बाद आपको पैसा मिलता है। उसके बाद आती है ई सर्विस में जो है गवर्नमेंट द्वारा या फिर किसी भी कंपनी या फिर कोई भी ऑनलाइन MP ऑनलाइन की जो सेवाएं रहती है उसकी सेवाएं प्रदान की जाती है। इसमें कोई खरीद फरोख्त का काम नहीं होता है, यानी कि खरीदने बेचने का काम नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ई सर्विस नहीं आएगा। यहाँ पर आपका सबसे सूटेबल आंसर है ई-कॉमर्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच कार्ड परमिट्स ऑनलाइन पेमेंट यूजिंग बैलेंस अमाउंट अवेलेबल इन बैंक अकाउंट।
बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि का उपयोग करके कौन सा कार्ड ऑनलाइन भुगतान की अनुमति देता है? इसका आंसर आप सभी लोग जानते हैं, इसका आंसर आएगा डेबिट कार्ड, क्योंकि डेबिट कार्ड तभी काम करता है जब आपके खाते में पैसा रहता है। अगर आपके खाते में पैसा नहीं है तो डेबिट कार्ड आपका कार्य नहीं करेगा। जबकि क्रेडिट कार्ड, पेपल और वॉलेट ऐसी चीज़ें होती है जिनमें आपको या तो पैसा आपके वॉलेट में डालना पड़ता है, या फिर क्रेडिट कार्ड में जैसे कि आपको बैंक से लोन लेना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड आपको एक सर्विस प्रोवाइड करती है कि आप इतने पैसे तक 10,000 20,000 तक आप शॉपिंग कर सकते हो या यूज़ कर सकते हो, भले ही आपके खाते में पैसा ना हो, तो ये क्रेडिट कार्ड कहलाता है। बट क्वेश्चन है कि आपके खाते में शेष राशि का उपयोग, यानी कि जो आपके खाते में राशि है सिर्फ उसका उपयोग करके जो ट्रांजेक्शन होता है वो सिर्फ डेबिट कार्ड की सहायता से ही होता है। तो इसका आंसर आपका आएगा सी, डेबिट कार्ड। अगला क्वेश्चन है ई कॉमर्स साइट कौन सी है? काफ़ी सारी ई कॉमर्स वेबसाइट है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया है, स्नैपडील, उसके बाद OLX हो गया। तो ये सब ई कॉमर्स वेबसाइट होती है जहाँ पर खरीदने बेचने का कार्य होता है, आप चीज़ों को खरीद या बेच सकते हो। तो इसका आंसर आएगा आपका अमेज़न। याहू, बिंग और गूगल ये सब जो है सर्च इंजन है। अगर आपको एग्ज़ाम में ई कॉमर्स की जगह सर्च इंजन का क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है कि जो याहू है, बिंग है, गूगल है, ये आपकी ई कॉमर्स ये आपके सर्च इंजन है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सूचना सुरक्षा से संबंधित संसाधनों तक पहुंच अधिकार निर्दिष्ट करने का कार्य कौन करता है? यानी कि इस एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। सूचना सुरक्षा से संबंधित संसाधनों तक पहुंच अधिकार, यानी कि सही तरीके से सुरक्षित रूप से किसी चीज़ को एक्सेस करना या किसी चीज़ को चलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है या फिर वो कार्य क्या कहलाता है। तो इसका मतलब, इसका जो ऑप्शन आंसर आएगा वो है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन मतलब कि जब भी आप कोई किसी चीज़ का पेमेंट करते हैं या रिचार्ज करते हैं, या तो फिर आप किसी चीज़ का भुगतान करते हैं, तो आप जिस चीज़ के लिए भुगतान कर रहे हैं सबसे पहले उसका ऑथराइजेशन होता है कि क्या जो पैसा कट रहा है वो आपके अकाउंट से कट रहा है या फिर डेबिट हो रहा है या किसी और के खाते में जा रहा है, तो सही व्यक्ति के खाते में जा रहा है। तो यहाँ पर इस ऑथराइजेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग रहता है। यह चेक करता है कि जिसके खाते में आप डाल रहे हो या जिसके खाते से पैसा डेबिट हो रहा है वो सही है या नहीं है, ये कहीं फ्रॉड तो नहीं है। ये काम ऑथराइजेशन का रहता है। OTP, पिन और पासकोड, ये पासकोड सिर्फ यूज़र के लिए रहते हैं ताकि यूज़र जब कोई चीज़ का पेमेंट करे तो वो खुद के लिए आधिकारिकता होती है कि हाँ ये मेरे द्वारा ही किया गया है। तो इसका आंसर आएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारतीय संसद ने IT जो एक्ट है वो कब पारित किया है? तो IT एक्ट जो आया है आपका सन 2000 में आया है, IT अधिनियम। और जो RTI एक्ट है आपका 2005 में आया है। तो आपको याद रखना है कि जो 2005 में आया था वो RTI एक्ट है और 2000 में जो आया था वो है IT एक्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के सामूहिक शब्दों को कहा जाता है? जैसे वायरस, वॉर्म और ट्रोजन। यानी कि ये जो वायरस, वॉर्म और ट्रोजन होते हैं ये कहलाते क्या है? अगर इनको एक साथ कोई शब्द दिया जाता है, कलेक्टिव टर्म दिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा आपका मालवेयर। मालवेयर्स इन्हीं को कहते हैं, वायरस, वॉर्म्स और ट्रोजन को, जो आपकी जो सूचनाएं रहती है उनको या तो वो नष्ट कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं या फिर उसे चेंज कर देते हैं या फिर चुरा लिए जाते हैं। इसमें 2-3 वर्ड है, स्पैम, फिशिंग और हार्म्स। इन सब के भी इसी तरह के लगभग सेम कार्य होते हैं, बट इसमें आपके जो स्पैम और जो फिशिंग होती है ये आपके सिस्टम में तब तक इंटर नहीं करते हैं जब तक आप उन्हें अलाउ नहीं करते हैं, बल्कि जो वायरस, वॉर्म्स और ट्रोजन रहते हैं ये आपकी बिना अनुमति के आपके सिस्टम में प्रवेश कर जाते हैं। तो आप इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस याद रखना है कि जो स्पैम और फिशिंग रहती है ये किसी भी फ्रॉड के द्वारा आपको पहले भेजा जाएगा। अगर आप उस लिंक पर या फिर उस जो भी वो कंटेंट भेजते हैं उसे खोलते हैं उसके बाद ही वो आपके सिस्टम में या आपके कंप्यूटर में प्रवेश करता है, जबकि मालवेयर आपकी बिना अनुमति के आपके सिस्टम में प्रवेश कर जाता है। तो इसका आंसर आएगा सी, इसे याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रणाली में सुरक्षा वैधता का आवधिक मूल्यांकन क्या है? अगर आपको हिंदी में कुछ समस्या आती है समझने में तो उसको इंग्लिश में एक बार ज़रूर पढ़िए, आपको काफ़ी 99% तक आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि कभी कभी हिंदी काफ़ी टफ रहती है और हिंदी के जो शब्द रहते हैं, जो टर्मिनोलॉजी रहती है वो आपको समझ में नहीं आएगी।
इसलिए कोशिश करिएगा कि आप इंग्लिश में भी एक बार उस क्वेश्चन को पढ़िए। आपके पास 3 घंटे का समय रहेगा, आपके पास काफ़ी पर्याप्त समय रहेगा, तो आपको पेपर देने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले क्वेश्चन आराम से पढ़िए, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़िए, फिर ऑप्शन से क्रॉस चेक करिए, जो मेल खा रहा है उसी के ऊपर आप फोकस करिएगा। तो हम फिर से अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ कॉल्ड पीरियडिक असेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो जो इसका यानी कि क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि जो कंप्यूटर प्रणाली में जो भी सिक्योरिटी या फिर जो भी संक्रामक चीज़ें आती है उसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है, कैसे उसके बारे में पता लगाया जाता है कि इसमें कितना नुकसान हुआ है, कितने वायरस है, कितने ट्रोजन है हमारे सिस्टम में, किसी ने हैक तो नहीं किया है। तो ये सब कार्य के जो मूल्यांकन होता है वो किससे किया जाता है। तो इसमें जो साफ आपको ऑप्शन दिख रहा है सिक्योरिटी ऑडिट यानी कि सुरक्षा ऑडिट। सुरक्षा ऑडिट का मतलब होता है कि सिस्टम को चेक करना कि क्या हमारे सिस्टम में कोई थ्रेड, अटैक, हैकिंग, फिशिंग, मालवेयर ये सब तो नहीं इंटर कर गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा। और यहाँ पर आपकी जो है कंप्यूटर जो कोपा ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चन आएंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन वाला, ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि आपको मैंने पैटर्न बताया है, आपके जो पेपर में 50 और 30 2 सेक्शन में जो आपका सेक्शन पेपर बटा रहेगा एम्प्लॉयबिलिटी का और आपका कोपा ट्रेड थ्योरी का। तो आपको एम्प्लॉयबिलिटी भी पढ़ के आना है और आपका कोपा ट्रेड थ्योरी भी पढ़ के आना है। हो सकता है इस बार एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन की संख्या कम या ज़्यादा कर दे, बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एम्प्लॉयबिलिटी के क्वेश्चंस आपके ज़्यादा रहेंगे और आपके कोपा ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन कम रहेंगे। तो हम एम्प्लॉयबिलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है प्रोनाउंसिएशन रेफर्स टू, यानी कि उच्चारण किसको संदर्भित करता है। तो ऑप्शन देखते हैं इसके, संयुक्त स्वर, व्यंजन, विराम चिन्ह, ध्वनि का उत्पादन। तो जब कोई आप चीज़ को किसी भी चीज़ को प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण। जैसे कि मैंने बोला एप्पल, तो एप्पल किसको दिखाता है, तो एप्पल दिखाता है आपके ध्वनि के उत्पादन को। आपने जो एप्पल बोला उसका जो साउंड आया है यानी कि साउंड का प्रोडक्शन हुआ है, उत्पादन हुआ है, उसको प्रदर्शित करता है। तो इसका ऑप्शन आएगा डी, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच वन इज़ अ कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या है। कार्डिनल नंबर किसे कहते हैं कि जो रोमन लैंग्वेज में ना हो, यानी कि जो डेसिमल फॉर्मेट में चलता हो उसे कार्डिनल नंबर कहते हैं। जैसे 1 से लेके जो भी संख्या जहाँ पर भी ख़त्म होती है 9 9 9 9 9 मतलब जहाँ पर भी अनंत तक जाएगी वो सब कार्डिनल नंबर कहलाए जाते हैं, जिन्हें गिना जा सकता है और जो डेसिमल फॉर्मेट में होती है। इसमें जो बाद में ऑप्शन दिए गए हैं VI या फिर XI यानी कि 9 5 7, ये जो है यह रोमन नंबर कहलाता है, यह कार्डिनल नंबर में नहीं आता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा रोमन नंबर है और कौन सा कार्डिनल नंबर। तो आपको याद रखना है जो गिनती के रूप में हो 1 से 10 तक या 10 से 15 20 जो भी हो उसे कार्डिनल नंबर कहते हैं। तो आपको ऑप्शन आएगा, इसमें आंसर आएगा ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लो लेवल लैंग्वेज इज़ आल्सो कॉल्ड, यानी कि निम्न स्तर की भाषा को क्या कहा जाता है। तो जो निम्न स्तर की भाषा रहती है उसे मशीन भाषा कहा जाता है, यानी कि जो आपका मशीन कंप्यूटर सिस्टम जो भी लैंग्वेज समझता है उसे लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और जो लैंग्वेज हम समझते हैं यानी कि जो ABCD या फिर हिंदी या इंग्लिश जो भी है उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। एग्ज़ाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या कहलाती है। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जैसे कि हम ABCD लिखते हैं, जो हमें समझ में आती है वो हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है, और जो मशीन को समझ में आती है वो लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है। और जो एक होती है असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है कि जो लो लेवल और हाई लेवल के बीच में जो लैंग्वेज होती है, यानी कि जैसे कि मैंने इंग्लिश में लिख दिया एप्पल, यानी कि आप सेब को एप्पल लिख रहे हो, या फिर कम, गो, आना जाना, मतलब कि ये क्या होता है एक तरह के असेंबली वर्ड होते हैं कि जिनका कोई मतलब निकलता है, ना कि सिर्फ ABCDE। यानी कि आपने नॉर्मल ABCDE लिखा है तो वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज कहलाएगा। आपने लिखा है कम, गो, रन, सिट, यानी कि खाओ पियो बैठो, तो ये आपका असेंबली लैंग्वेज कहलाता है। और जो 0101 के फॉर्मेट में जाएगा यानी कि जो मशीन को समझ में आएगा उसे लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं या फिर मशीन लैंग्वेज कहते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आप याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी कार्य को किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या कहलाता है या इसे क्या कहा जाता है। अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ऐसा लेख जिसके अंदर आपकी ड्यूटीज़ यानी कि आपके कार्य और आपकी
जिम्मेदारियाँ लिखी हुई हो किसी जॉब कर लेकर, तो उसे क्या कहा जाता है? इसमें जो सबसे अच्छा ऑप्शन दिख रहा है वो है नौकरी का विवरण। यानी कि जब आप किसी कंपनी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको उस कंपनी में क्या क्या आपकी ड्यूटी रहेगी, क्या क्या आपकी जिम्मेदारियाँ रहेगी, वो किस में दिया जाएगा? आपकी नौकरी के विवरण में। ये आपके सीवी या रिज्यूम में नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सीवी या रिज्यूम में आप अपने बारे में देते हैं, ना कि उसमें कंपनी का विवरण दिया जाता है कि कंपनी के अंदर आपको क्या करना है। तो इसका जो सबसे सही आंसर या सूटेबल आंसर होगा वो है आपका बी, जॉब डिस्क्रिप्शन यानी नौकरी का विवरण। तो इसे आप याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर प्रणाली में क्या क्या होते हैं? एक बार इसे सोच लीजिए क्या क्या होते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, फिर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर, माउस तथा कीबोर्ड और सर्किट ड्राइवर। तो जो कंप्यूटर सिस्टम होता है इसमें दो चीज़ें मेनली रहती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जिसके बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। जब हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का चैप्टर स्टार्ट होता है तो आपको ये सबसे बेसिक चीज़ें बताई जाती है कि जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बनकर मिलकर बना होता है। तो इसका आंसर आएगा बी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पान्स रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र तक फैला हो, उसे क्या कहा जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है लेन। जो लेन होता है वो किसी सिटी में या किसी कैंपस तक सीमित रहता है, यानी कि सिटी में आपको इंटरनेट चलाना हो तो उसे लेन कहते हैं। जो मेन होता है वो सिटी या शहरों तक होता है, लेकिन शहर से शहर, राज्य से राज्य, यहाँ तक जो इंटरनेट की जो सेवा रहती है उसे मेन कहते हैं। और जो आपका वेन आता है, वाइड एरिया नेटवर्क, ये जो होता है ये आपका देश से देश इससे जुड़े हुए रहते हैं। यानी कि आपको किसी भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से चाइना, चाइना से यूएसए, यूएसए से जापान, इन सबको जोड़ना है इंटरनेट के ज़रिए। तो जो आपका नेटवर्क कहलाएगा उसे मेन कहते हैं। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा वेन, वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सीपीयू स्टैंड फॉर। सब आप इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, इसे अब याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। यानी कि किसी एक्सेल के अंदर रो और कॉलम जिस जगह पर एक दूसरे को काटती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो आप भी सब इसी के बाद सभी लोग इसके बारे में जानते हैं कि उसे सेल कहा जाता है। सेल जो होता है एक रो और कॉलम का जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी कि एक दूसरे को काटने के बाद जो बॉक्स बनता है उसे सेल कहा जाता है। उसे लेबल, स्क्वायर या वर्कशीट नहीं कहा जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा इस ऑप्शन को। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, लिसनिंग टू सॉन्ग्स ओनली टू डिराइव प्लेजर कम्स अंडर। आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना किसके अंतर्गत आता है? आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना किसके अंतर्गत आता है? तो इसके अंदर है क्रिटिकल लिसनिंग, चिकित्सीय लिसनिंग, प्रशंसात्मक लिसनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। सबसे पहला है क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग का मतलब होता है कि जब कोई आपको कोई कार्य बताया जा रहा है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, जैसे कि कोई मशीन ऑपरेशन का काम बताया जा रहा है कि आपको मशीन कैसे चलानी है, तो आपको उस चीज़ को ध्यान से सुनना पड़ता है। और अगर आप कुछ भी मिस करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम आ सकती है उस चीज़ को करने में। तो क्रिटिकल लिसनिंग क्या होता है कि कोई जब महत्वपूर्ण बात बताता है आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, और अगर आप उसमें से कुछ छूट जाता है तो उस जो चीज़ छूट जाती है उसकी वजह से आप जो कार्य बताया जा रहा है उसको करने में प्रॉब्लम आती है, तो इसे क्रिटिकल लिसनिंग कहा जाता है। एक आता है चिकित्सीय लिसनिंग। इसके अंदर जब कोई मनोमनी रूप से जब कोई पीड़ित रहता है या फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम रहती है, तो जो डॉक्टर या जो थेरेपिस्ट होते हैं तो उसे उसकी जो मनोवैज्ञानिक अवस्था होती है उसको सही करने के लिए जो बातें बताते हैं, तो और जो बातें बताते हैं उसे चिकित्सीय लिसनिंग बोलते हैं। यानी कि उसको सही करने के लिए जो बातें बताई जाती है उसे चिकित्सीय लिसनिंग कहते हैं। एक आता है प्रशंसात्मक लिसनिंग, एप्रिशिएटिव लिसनिंग। ये जो आपका जो इसको समझ लेते हैं एप्रिशिएटिव लिसनिंग को। इसका जो क्वेश्चंस को पहले एक बार पढ़ लीजिए। आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना, यानी कि आप जब कोई बात आपसे कोई कर रहा है, जैसे कि कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है या कोई किसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि किसी का इंट्रोडक्शन दे रहा है, या फिर एक नॉर्मल कोई मूवी या कोई सॉन्ग चल रहा है, तो आप उसे सिर्फ सुनते हैं और सुनने के बाद उसे ध्यान नहीं रखते हैं, एक कैजुअली बात होती है। तो ये सब जो लिसनिंग आती है, ये सब जो सुनना आता है, ये सब प्रशंसनात्मक या फिर एप्रिसिएटिव लिसनिंग के अंदर आता है। एक आता है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, यानी कि आपको
उस चीज़ को सुनना भी है और उस चीज़ को उसी टाइम करना भी है, उसको समझना भी है और उसे नोट डाउन भी करना है और उसको सीखने या सुनने के बाद उस कार्य को आपको फिर से रिपीट भी करना है। तो ये सब आपका कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग में आता है। यानी कि सबसे जो इम्पोर्टेंट लिसनिंग रहती है वो है कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि इसमें आपको आँख कान नाक सब कुछ खुले रखना पड़ता है और आपको वही चीज़ आपको फिर से दोहरा कर दिखानी पड़ती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है। पर जो क्वेश्चन के अनुसार जो आपको ऑप्शन आएगा सी, एप्रिशिएटिव लिसनिंग, इसे याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन इंटरव्यूअर्स इज कॉल्ड। मानव प्रयोगों में सही और गलत के अध्ययन को क्या कहा जाता है। यानी कि सही और गलत किसके हाथ में होता है, ये किसी भी व्यक्ति के हाथ में होता है। यानी कि इस चीज़ का खुद को नॉलेज होना चाहिए। तो ये जो कहलाता है इसे एथिक्स कहते हैं। आपको जैसे सुना होगा कि किसी के एथिक्स अच्छे नहीं है, यानी कि उसे अच्छे बुरे के अंदर मतलब उसे फ़र्क नहीं पता है। तो ये जो आपके एथिक्स के अंदर आता है कि आपको क्या आता है, आपका विल पावर कैसा है, आपको सही या गलत चुनने की समझ है या नहीं, ये आपके एथिक्स कहलाते हैं। जो मोटिवेशन हो गया, सेल्फ अवेयरनेस हो गया और जो गोल हो गया, ये तीनों अलग चीज़ें होती है एथिक्स से। तो आपको इसको याद रखना है कि एथिक्स क्या कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है उद्यमिता को और क्या कहा जाता है। उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि स्वयं का रोजगार या स्वयं का बिजनेस करना ही उद्यमिता कहलाता है। तो इसका ऑप्शन आपको क्लियर जैसे दिख रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार, उसे एंटरप्रेन्योरशिप भी कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा एक वेब पेज आधारित लेखांकन है। सबसे पहला ए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फॉर मॉडर्न बिजनेस, आधुनिक व्यवसाय के लिए डिज़ाइन किया गया सॉफ्टवेयर। फिर है बीजी, टैली और विंग्स। तो एक जो अकाउंटिंग के ऊपर जो आधारित सॉफ्टवेयर होता है जिसके बारे में आप सब लोग जानते होंगे उसे, जैसे कि टैली जो है सॉफ्टवेयर है जो कि अकाउंटिंग का कार्य करता है। आपके सिलेबस में भी आपको मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा इसका स्कोप भी है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है। तो इसलिए दोनों को आप चीज़ों को याद रखिएगा। इसका आंसर आएगा सी, टैली। द एंटरप्राइज, अगला क्वेश्चन है माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को किसके नाम से जाना जाता है। एक बार इसको इंग्लिश में पढ़ लेते। द एंटरप्राइज इंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी कि जो सामानों के उत्पादन में जो भी कंपनियां लगी हुई है उन्हें क्या कहा जाता है। यानी कि चीज़ों का उत्पादन अगर कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो आएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग में। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि कोई चीज़ वो कच्चे माल से आपको एक नया माल तैयार करके दे रहे हैं, तो ये मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आता है। तो आपको जो ऑप्शन आएगा आंसर वो आएगा ए, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज या विनिर्माण उद्यम। जो सर्विस होता है, जो सर्विस अलग चीज़ होती है। इसमें आपको एक तरह की सर्विस प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट अमेजन से शॉपिंग करते हो तो फ्लिपकार्ट और अमेजन आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है कि आपको आपके घर पर रहकर आपको आपका सामान मिल जाएगा। एक आते हैं माइक्रो एंटरप्राइज और मैक्रो एंटरप्राइज। यह एक माइक्रो और मैक्रो एंटरप्राइज होते हैं। इनका कार्य मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज से अलग होता है। जब मैं अभी आगे आपको वीडियो बताऊँगा तो इसके बारे में भी आपको मैं क्लियर कर दूँगा। फिलहाल समय की कमी है इसलिए हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लो प्रोडक्टिविटी विल लीड टू, यानी कि अगर उत्पादन कम होगा तो उससे क्या हो सकता है। सबसे पहला है जॉब सिक्योरिटी, यानी कि नौकरी की सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता, प्रति व्यक्ति जीडीपी में कमी, प्रति व्यक्ति जीडीपी में वृद्धि। तो क्या होगा कि अगर देश में जितनी भी कंपनियां हैं वो अपना उत्पादन अगर कम कर देती है तो जो गवर्नमेंट को जो आय होती है या जो इनकम होती है वो कम हो जाएगी। और गवर्नमेंट की इनकम का कम होना मतलब होता है कि प्रति व्यक्ति मतलब कि हर व्यक्ति की जो इनकम रहती है, एवरेज इनकम रहती है, उसका कम होना। और ये सब कुछ किसको रिफ्लेक्ट करता है, इंडिया की जीडीपी को। तो अगर लो प्रोडक्टिविटी होती है तो उससे प्रति व्यक्ति जो है जीडीपी में कमी होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भूकंप को किस नामक यंत्र से नापा जाता है। अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल। तो आप सभी ने इसके बारे में जब आप 10th में तब पढ़ा होगा कि जो सिस्मोग्राफ होता है, भूकंप सूचक यंत्र, इसकी सहायता से भूकंप के जो कितनी तीव्रता या इंटेंसिटी है उसे नापा जाता है। तो इसका आंसर आएगा बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, यानी कि जीवित चीज़ों के अध्ययन का पर्यावरण से जो संबंध होता है और इन सब चीज़ों के जो अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका आएगा पारिस्थितिकी। आपने 10वीं में ये पढ़ा होगा, इकोलॉजी बोलते हैं उसे, यानी कि स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन विद टू देयर इन्वायरमेंट, यानी कि जीवित चीज़ों का पर्यावरण से संबंध, इन दोनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इकोलॉजी
आपको इसे याद रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, नए उपयोगी उत्पादों में छोड़ी गई सामग्रियों की पुनः आपूर्ति को क्या कहा जाता है। यानी कि जब आप कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं और उसमें कुछ सामान बच जाता है तो उस जो बचे हुए सामान की फिर से जब अगर आप उसको फिर से नए इसमें किसी और चीज़ें बनाने में उपयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। आपने जैसे जाना होगा कि जो गवर्नमेंट रहती है वो जो पॉलीथीन बैग्स रहती है उनके ऊपर बैन लगाती है, क्योंकि वो रिसाइकल नहीं हो पाते हैं या रिसाइकल होने में उन्हें हज़ारों साल लग जाते हैं। तो रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल का मतलब, सामग्री के पुनर्चक्रण का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर आपका कोई चीज़ सामान बनने के बाद बच जाता है या फिर जो भी टुकड़े या जो भी स्क्रैप होता है उसको फिर से चीज़ों को बनाना ही रिसाइकलिंग कहलाता है। तो आपको इसे याद रखना है, इस क्वेश्चन को, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, ILO का विस्तार क्या है। ILO जो होता है वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो एक विश्व की एक जो श्रम को लेकर एक सबसे बड़ी संस्था है कि जो भी विश्व में जो भी मज़दूर होते हैं, जो भी ऑल इंडिया जो ऑल ओवर वर्ल्ड काम करते हैं, उनके लिए कुछ नियम कानून, उनकी सुरक्षा को लेकर जो नियम और कानून बनाती है। तो जो कानून बनाने वाली संस्था है उसका नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको इसे याद रखना है, ये जीके के हिसाब से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आगे आपको काम दे सकता है। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन है, फिशबोन चार्ट को क्या कहा जाता है। फिशबोन चार्ट क्या होता है कि अगर आपकी, वैसे ही आपको आपके सिलेबस में नहीं मिलेगा क्योंकि ये सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है। और मेरे क्वेश्चन ये बताने का उद्देश्य ये है कि अगर आप यह सोचकर कोपा का पेपर दे रहे हैं कि आपकी जो बुक है उसके अंदर से ही सभी क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जो है मिसलेनियस जो रहते हैं, यानी कि विविध जो प्रश्न रहते हैं, और जो आपको एम्प्लॉयबिलिटी या कोपा के अंदर जो चैप्टर है उनसे ही मिलकर जो थोड़े एडवांस क्वेश्चन रहते हैं वो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और जो एग्ज़ाम जो बुक के पीछे जो आपको MCQ या जो चैप्टर के पीछे MCQ दिए जाते हैं उनमें से सिर्फ 30 से 40% आता है। और उसके अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं 60%, यानी कि 100 क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहे हैं तो 30 क्वेश्चन आपको बुक में से मिल जाएंगे। पर जो 60 क्वेश्चन रहेंगे उसके लिए आपको एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है आपके ITI कोपा ट्रेड में तो आपको थोड़ा बहुत मिसलेनियस या फिर विविध प्रकार के प्रश्न अलग से पढ़ने ही पड़ेंगे। और यही चीज़ आपकी एम्प्लॉयबिलिटी में भी लागू होती है, उसमें भी आपको चैप्टर से थोड़े अलग हट के थोड़े अच्छे क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, फिशबोन चार्ट को क्या कहा जाता है। तो इसे कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम या कारण या प्रभाव आरेख भी कहा जाता है। फिशबोन चार्ट एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई जैसे कि जो उद्यमी रहता है या फिर एंटरप्रेन्योर रहता है, यानी कि जो स्वरोजगार करता है, कंपनी को स्टार्ट करता है, तो वह जो भी कार्य करता है और उस कार्य से जो भी रिजल्ट निकलता है, यानी कि जो कारण रहते हैं और उस कारण के जो भी प्रभाव रहते हैं, इन दोनों के बीच जो भी डायग्राम बनता है उसे फिशबोन चार्ट कहा जाता है। उससे ये पता लगाया जाता है कि जो भी बाज़ार में क्या स्थिति है, बाज़ार की इन स्थितियों के कारण मार्केट इतना इतना गिरा है, इतना इतना उठा है, ये सब फिशबोन चार्ट की सहायता से बताया जाता है। यह एक तरह की थ्योरी है, यानी कि एक तरह का सिद्धांत है ये। तो आपको इसे याद रखना है कि कॉज एंड इफेक्ट जो डायग्राम होता है वो फिशबोन चार्ट कहलाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, सेरी किसके लिए है। सेरी इज़ ओनली फॉर शॉर्टिंग आउट, यानी कि सुलझाना। सेरी एक वर्ड है, सिस्टमेटिक एनहांसमेंट फॉर द रिकंस्ट्रक्टिव इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इसको लैटिन भाषा में ये बोला जाता है, लेकिन इसका सिंपल अर्थ होता है शॉर्टिंग आउट करना, यानी कि चीज़ों को सुलझाना, इसलिए उसको सेरी वर्ड के बोला जाता है। आपको इसके बारे में ज़्यादा अगर जानना है तो आप इसके बारे में गूगल कर सकते हैं, आपको मैं भी बता सकता हूँ, बट यहाँ पर थोड़ी समय की समस्या है, हमें आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तो आप इसे याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो है शॉर्टिंग आउट। और ये हमारे एम्प्लॉयबिलिटी और कोपा ट्रेड थ्योरी दोनों के क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे पास एक और पेपर है जो कि पिछले साल पूछा गया था, और कुछ नए विविध क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि वो मिसलेनियस क्वेश्चन है और इससे पहले एग्ज़ाम में पूछे नहीं गए हैं। तो उसके रिगार्डिंग मैं कल आपको एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसके अंदर 50 से 60 जो क्वेश्चन है और जो आपके हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे, आप इनको बिल्कुल पढ़िए, उनको एक अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि उनके आने के काफ़ी चांसेस है। जैसे कि मैंने जो प्रैक्टिकल के जो क्वेश्चंस अपलोड किए थे उसमें से जो VBA का जो यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया था और आपके प्रैक्टिकल में भी वो क्वेश्चन आया था। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ उसे आप टाइम टू टाइम देखते जाइए और काफ़ी अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो
आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए जो भी पूरा पेपर है, और जो अगला पेपर है मैं आपको अपलोड करके जल्दी ही इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप उसे लाइक और कमेंट और शेयर कीजिए, और आपको जो भी समस्या आ रही है किसी भी क्वेश्चन को लेकर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको विदिन 5 मिनट आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो।